हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन में नया टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने दो टॉपिक कवर किया है। सबसे पहला था रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा था स्कोप ऑफ इनकम। ये दो टॉपिक था क्या? ये दो टॉपिक में एक इंडिविजुअल अगर इंडिया में रहता है तो उसका स्टेटस डिसाइड होता है, और सेकंड टॉपिक में देखा अगर आपका स्टेटस जो भी है XYZ आपका स्टेटस है और आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट आपको उस इनकम के ऊपर क्या चार्ज करने बोलता है? टैक्स। जैसे अगर आपने देखा रहेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो टैक्स होता है सब इनकम टैक्सेबल होता है या नहीं? नॉन ऑर्डिनरी है तो उसको फॉरेन इनकम तक टैक्सेबल है, वही पार्टली वाला, प्योर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। और एनआरआई का तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, इंडियन इनकम सब टैक्सेबल है। क्लियर? पक्का? अब मैं एक बात करता हूँ एक नॉर्मल इंसान की, कोई भी, वो आप हो, मैं हो, कोई भी हो। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो इंडिया में जीने के लिए, मरने के लिए नहीं बट जीने के लिए, मरने के लिए भी चाहिए पैसा। चाहे जीना है चाहे मरना है, पैसा तो चाहिए। तो एक इंडिविजुअल इंडिया में रह के 5 सोर्स से इनकम जनरेट कर सकता है। 5 सोर्स से इनकम जनरेट कर सकता है, जिसमें सबसे पहला सोर्स जो है इसे कहते हैं, सबसे पहला सोर्स को हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम, अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है कि मैं किधर काम पे जाऊंगा और मेरे ऊपर जो बंदा रहेगा मेरा बॉस, वो मुझे पैसा देगा, काम करने का पैसा देगा। मतलब सैलरी किधर मिलता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन में, बराबर है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम, यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास घर है, एक नहीं दो घर है, दो नहीं तीन घर है, तीन नहीं चार घर है, चार नहीं 5 घर है। मैंने एक घर में रहूंगा, मैं बाकी 4 घर पे को क्या करना पड़ेगा? भाड़े पे देना पड़ेगा, और भाड़े का इनकम जनरेट होगा, इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेचने नहीं कहा मैंने, भाड़े पे देने का। अगर आप उसको बेचते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास 5 घर है, एक में रहता, बाकी 4 बेच दिया, अरे बेच दिया तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। लेकिन उसका भाड़े पे देते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बात समझा? तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। भाई मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने बिजनेस चालू कर दिया और इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। 3 सोर्स हो गए। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल। अब यहां पे क्या आएगा? अगर मैंने मेरा घर बेच दिया, मेरा घर बेच दिया है, तो एक टाइम में इनकम होगा, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैंने मेरा कोई अच्छा बड़ा प्रॉपर्टी था, कंप्यूटर था, मोबाइल था या कुछ भी था, बेचा और इनकम जनरेट कर लिया। मेरा उसका शॉप नहीं है पर प्रॉपर्टी है जिसे मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ, उसे हम लोग कैपिटल गेन में ट्रीट करते हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ जी। मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था शेयर्स के अंदर, फिर मेरे को सारा शेयर्स बेच देना चाहिए, बेच दिया मैंने सारे शेयर्स को, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। ऑर्नामेंट था, सोना चांदी था, भाई मेरे पास प्रॉपर्टी था, मैंने बेच दिया, इनकम जनरेट कर लिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आता है। हाउस था, घर बेच दिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आता है। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब आपके लिए घर ही होगा। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर बट अभी के लिए घर के लिए सोच के रखो, ठीक है। एंड द लास्ट सोर्स इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब इनके अलावा अगर आप कुछ भी इनकम जनरेट कर रहे हो, किधर से भी जनरेट कर रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर ये अदर सोर्स में क्या आएगा? क्या आएगा? मेरे पास एक जमीन था, घर नहीं बनाया था उसके पर, लेकिन मैं इवेंट के लिए दे देता हूँ, शादी की जिसको करनी है भाई शादी कर लो, बराबर है भाई, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दे दिया,
मैंने और कोई इवेंट के लिए दे दिया, उससे इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि इसको रेंट पे थोड़ी दिया है मैंने, साल भर के लिए रेंट मैं टेम्पररी आज के लिए दिया, 2 दिन के लिए दिया, 3 दिन के लिए दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, उसे ब्याज मिलते जा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने लॉटरी प्राइस खेला, लॉटरी में जीत गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अरे बात समझ में आ गया। तो एक इंडिविजुअल इंडिया में रह के कितने सोर्स से इनकम जनरेट कर सकता है? 5। अब वो पांचों के पांचों से भी जनरेट कर सकता है, वो कितना भी सोर्स से जनरेट कर सकता है, 1 2 3 4 5 के 5 सोर्स हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कितने भी सोर्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बराबर है। गवर्नमेंट क्या करती है? आपका सब इनकम लेती है, उसका टोटल लेती है, सब इनकम का टोटल लेती है, और उसे कहती है GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। क्या कहती है? GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। एंड देन उसके बाद डिडक्शन देती है कि भाई हाँ इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसको ये डिडक्शन, वो डिडक्शन, सब डिडक्शन देने के बाद जो आंसर आएगा उसे कहते हैं NTI। ये सब मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि आपको सब इनकम का टोटल करना है, GTI आएगा, उसमें डिडक्शन देने का तो बच जाएगा, उसे NTI कहते हो। NTI मतलब नेट टैक्सेबल इनकम। आपके सिलेबस में इतना ही है, ये पूरा टैक्स है, टैक्स इज दिस मच ओनली, खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग एक एक करके हेडिंग पढ़ेंगे। अभी मैं स्टार्ट में पहला इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी का ये आपको लेसन दिया है, बट आपके एग्जाम में टोटल इनकम आता है, एग्जाम में टोटल इनकम आएगा। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम का मतलब होता है कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन सब में आएगा, अपने को उसका टोटल निकालना और डिडक्शन देके NTI निकालने का। कभी कभी खाली सैलरी भी आता है, कभी कभी हाउस प्रॉपर्टी आता है, कभी कभी बिजनेस ही आएगा, डिपेंड करता है। इसके लिए हम आपको एक एक टॉपिक सिखाएंगे कि सैलरी में कैसे कैलकुलेशन होता है, हाउस प्रॉपर्टी में कैसे कैलकुलेशन होता है, बिजनेस में कैसे क्या, ये कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग। एंड देन जब टोटल इनकम का सम आएगा तो हम जैसा जैसा कैलकुलेशन सीखे सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी, उसका कॉम्बिनेशन से GTI निकालेंगे, उसमें जो गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिया वो डिडक्शन देंगे और NTI निकालेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम। टैक्स क्या है समझ में आ गया? दिमाग में बैठा सब्जेक्ट के अंदर यही होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला एक एक सैलरी का स्टडी करेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, फिर बिजनेस एंड सो ऑन। स्टडी करने के बाद ओवरऑल हम टोटल इनकम स्टडी करेंगे। टोटल इनकम के अंदर क्या आएगा? कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का, ये सबका कॉम्बिनेशन, एंड देन GTI निकालेंगे, डिडक्शन देंगे, NTI निकालेंगे, सिलेबस खत्म। बट ये चीज अगर मैं बैफ की बात करूं तो बैफ ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ लिया है, सेकेंड ईयर में ही बैफ को ये चीज हो चुका है। MCOM को ये आता है एग्जाम में, बट इतना नहीं आता, इसके आगे का प्रोसेस आता है। बैफ ने भी इसके आगे का प्रोसेस किया, बट BCOM को इसके आगे का प्रोसेस नहीं है। BCOM में अगर आप MCOM करने जाओगे तो आपको इसके आगे का मालूम पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए सिलेबस इतना ही है। ठीक है, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइवली मतलब आपके लाइफ में ऐसा ही होता है। अगर आप टैक्सेशन की बात करोगे तो सेम जो भी इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो भी रूल है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, अदर्स हो, हर चीज एप्लीकेबल है आपके लाइफ में। और गवर्नमेंट ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट करता है, CA का काम यही होता है, ये सब चीजें भाई, अगर आप सैलराइड हो तो आपको किधर किधर से सैलरी मिला, क्या मिला, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं पहले, और फिर सम की तरफ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं खाली इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो इसका एक फॉर्मेट है, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इधर और इधर इतना, सर ये याद करना पड़ेगा, जरा भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करने का, याद करने की जरूरत नहीं है, करते करते अपने आप याद हो जाएगा, सब चीज याद हो जाएगा। ए नहीं, इधर ध्यान दे, करते करते याद हो जाएगा, बेशरम ध्यान नहीं आता। तो सबसे पहला है कैलकुलेशन। हम जब भी सम सॉल्व करेंगे तो हेडिंग डालेंगे, क्या कैलकुलेट करें? इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सो एंड सो, जो भी उसका नाम रहेगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखना कंपलसरी है, आंसर प्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा। इतने सारे
जब आप किसी के पास काम पे लगते हो तो आपको बोले सर हमको तो पगार ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, नहीं। जब आप किसी के पास जॉब पे लगते हो और अच्छे कंपनी में लगते हो तो आपको पगार के साथ बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इनकम और सैलरी में सबसे पहला चीज क्या मिलेगा। अब सैलरी में भी क्या टाइप होता है, ग्रॉस सैलरी होना चाहिए, नेट सैलरी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रॉस। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट सैलरी, तो जब भी नेट दिया रहेगा तो उसमें से कुछ डिडक्ट किया रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई मेरा सैलरी था 50,000, उसमें उसने कुछ डिडक्ट किया और बोला नेट सैलरी 40,000 है, तो भाई नेट सैलरी 40,000 है, तो उसमें से जो टीडीएस या कुछ भी डिडक्ट किया है वो अपने को ऐड करके क्या बनाने का, ग्रॉस। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्लस डिडक्शन। समझ में आया क्या। हाँ जी। और जो भी इनकम है, अभी बता रहा हूं, ये जो भी इनकम है आपके बॉस ही आपको देने चाहिए, कोई बाहर वाला अगर आपको देता है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ दिनेश के पास, तो दिनेश मेरा बॉस है, तो दिनेश जो भी मेरे को देगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन मुझे रंजना बोली कि सर ये लो पैसा ले लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बाहर से आ रहा है ना। समझ में आ गया। तो जब मैं सैलरी काम कर रहा हूं तो मैं सैलरी भी फोकस करूंगा, अदर नहीं। लेकिन जब मैं टोटल की बात करूंगा तो पहले सैलरी, अच्छा रंजना भी दिया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी दिखाऊंगा। सैलरी के अंदर सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, सैलरी पे, और वो बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर। समझा। तो सैलरी में सबसे पहला ग्रॉस सैलरी आता है, फिर ड्यू डीम अक्रूड, मतलब भाई पैसे पहले का बाकी था पुराना वो अभी मिल गया, वो भी आपके सैलरी में काउंट किया जाएगा। फिर एडवांस ले लिया, अरियर बाकी था मिलना, वो भी आपके सैलरी में। वॉलेंट्री पेमेंट, आपके बॉस ने खुद सामने से आपको कुछ पेमेंट कर दिया, हाँ चल सैलरी का ही पार्ट है, और उसके अंदर अपन लेस करेंगे कोई एग्जाम्पशन है तो, अगर है बोला है तो एग्जाम्पशन देंगे, नहीं तो एग्जाम्पशन नहीं देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन जो लाइफ में आपको याद रखना है वो है एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्प्ट और डिडक्शन दो अलग चीज है। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड क्या बोला, यहाँ पे मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, दोनों अलग टर्म है। एग्जाम्प्ट और डिडक्शन का फर्क है। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं आपको इतना माफ करता हूं। समझ में आया, माफ करता हूं मतलब उसके पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। डिडक्शन का मतलब आपने खर्चा किया है, ठीक है, आपको हम हमारी तरफ से और डिडक्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। समझ में आया क्या, इतना आपको हमने अलाउ किया, आप आपके इसमें से माफ करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ LIC प्रीमियम भरा है, ठीक है, हम LIC में आपको 50,000 डिडक्शन देने वाले, तो गवर्नमेंट अपने इनकम में और कितना माइनस करने बोल रहा है अपने को, 50,000, वो डिडक्शन में काउंट होगा और ये एग्जाम्पशन में काउंट होगा। एग्जाम्पशन का सेक्शन याद रखना है, पहला सेक्शन जो आपको टैक्स में याद रखना है वो है सेक्शन 10। इसके आगे सब सेक्शंस होता है, बट आपको हमेशा याद रखने का एग्जाम कौन से सेक्शन में आता है, 10। कोई भी बोलेगा ना एग्जाम्पशन है मेरे को आता है 10, सब सेक्शन की बोलने की जरूरत नहीं, बोलो इतना होशियारी नहीं मारने का, थोड़ा सा टैक्स आते रहे, एग्जाम्पशन 10 सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 10, वो भी आपको प्राउड फील करे इसको सेक्शन आता है, अपने को उतना ही आता है, खाली इतना ही याद रखने का। क्लियर। तो क्या थोड़ा सा अपने को ऐसा लगेगा कि शिवानी भी है, आप पढ़ के आइए, शिवानी एग्जाम कौन से सेक्शन में आएगा, अंडर सेक्शन 10 में आ जाएगा। समझ में आया क्या, पक्का है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सैलरी, मतलब मेरे बॉस ने मुझे ग्रॉस सैलरी दिया, कोई पहले का बाकी था, एडवांस दिया, खुद से दिया, उसके अंदर एग्जाम्पशन माइनस करके मेरा अमाउंट आ जाएगा। समझाइए, पक्का है। अब बॉस आपको सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस भी देता है। ये अलाउंस क्या होता है, अगर आपका और बॉस का रिलेशन अच्छा है, होता है किसी का बॉस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, तो बोलता है डियरनेस अलाउंस भी तेरे लिए, क्या दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी तेरे लिए दिया, लीव ट्रैवल अलाउंस भी तेरे लिए, हाउस रेंट अलाउंस भी तेरे लिए, एक्सपेंस अलाउंस भी तेरे लिए। तू कुछ भी कर, मेरे को बोल, मैं तेरे को देता है ना, तू इतना मेरे लिए कंपनी के लिए करती, तेरे लिए सब कुछ। बट डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लीव, देखो एग्जाम अंडर सेक्शन 10 10, हाउस रेंट 10 13 ए, एक्सपेंसेस मतलब एजुकेशन अलाउंस बोलते 10 14 है, ये एक्सपेंसेस का अलाउंस 10 14 में आता है, बट सबके आगे 10 लगा हुआ है। समझ में आया। तो ये अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा इनकम। समझ में आया। मैंने बॉस को लगा सर सैलरी तो दे रहे लेकिन मैं इतने दूर से आ रहा हूँ, ट्रैवलिंग भी लगेगा, ठीक है ट्रैवलिंग अलाउंस दिया तेरे को, पार्ट ऑफ सैलरी। समझ में आया क्या, सर ये इतने पगार में कुछ नहीं होता है, मेरा पेपर पे इतना पगार, बाद में तेरे को मैं एक्स्ट्रा देगा, तू टेंशन मत ले, डियरनेस अलाउंस।
समझ में आ गया क्या? हाँ जी। फिर एंटरटेनमेंट अलावेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंटरटेनमेंट अलावेंस जो होता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी के लिए एंटरटेनमेंट अलावेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलावेंस इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इनकम है, दिखाने का, सब ऐड करने का, जो भी रहेगा टोटल कर देंगे। समझाइए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एन्युटी लेस एग्जाम। एन्युटी मतलब मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट करके रखा था बॉस के पास, तो बॉस ने बोला अच्छा ठीक है भाई तेरे को दे देता हूँ मैं, पार्ट ऑफ सैलरी है ना, ठीक है। 13 है हाउस रेंट है, और 13 एन्युटी के लिए। बहुत कम चांसेस है, आपके सिलेबस में आता नहीं है, बट एक फॉर्मेट के लिए मैं खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सबसे पहला सैलरी, उसके बाद अलाउंस, ठीक है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर आप रिटायर होते हो तो आपका कंपनी आपको क्या देता है? अब पेंशन, ग्रेचुटी, और एक है लीव एनकैशमेंट। कहाँ गया लीव एनकैशमेंट? ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसके ऊपर पूरा एक कंसेप्ट ही है, मैं इन डेप्थ अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज योर पार्ट ऑफ सैलरी। पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिलता है, लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अगर ये सब चीज बिना रिटायरमेंट के अगर आपको मिल रहा है, मतलब फुल्ली टैक्सेबल है। मैं रिटायर नहीं हुआ मुझे पेंशन मिल रहा है, रिटायर नहीं हुआ पेंशन मिल रहा है, मतलब तू बेवकूफ बना रहा है, फुल टैक्स भर। रिटायर हो गया पेंशन मिल रहा है, हाँ भैया रिटायर हो गया तो गवर्नमेंट मिल रहा, ठीक है, मैं तेरे को कंसिडर करता हूँ, एग्जाम्पशन दूंगा मैं तेरे को। ग्रेचुटी, अच्छा रिटायर हुआ मिला, एग्जाम्पशन दूंगा। लीव, रिटायर हुआ मिला, एग्जाम्पशन दूंगा, एग्जाम्पशंस दूंगा। उसके नीचे एग्जाम्पशंस है, क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टॉपिक एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। उसके अलावा मिलने वाला है फीस और कमीशन, कुछ आपके बॉस ने दिया तो आपके लिए आएगा। परक्यूजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। परक्यूजिट मतलब होता है कुछ पर्क्स, मतलब बेनिफिट जो टैक्सेबल है, और कुछ पर्क यानी कि बेनिफिट टैक्सेबल नहीं है। परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, परक्यूजिट नॉट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। परक्यूजिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, परक्यूजिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। जैसे मेरे बॉस ने मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन, खुद का घर रहने के लिए दे दिया, मेरा भाड़ा बच रहा है, मेरे लिए इनकम है, और जो भी इनकम है ये कौन सा इनकम है? टैक्सेबल इनकम है। खाली ये फैन चालू कर देना बेटा, क्लियर है। उसके बाद कंसेशन इन रेंट, मैं बॉस के घर में रह रहा हूं, उसने रेंट में भी कंसेशन दे दिया मुझे, तो मेरे लिए क्या है? टैक्सेबल इनकम है, इसे हम लोग कहते हैं टैक्सेबल परक्यूजिट। समझ में आ गया। आगे क्या दिया है? पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन। मैं नहीं नहीं बॉस मत दो ना, मत दो सर, नहीं कितना आप मेरे लिए करोगे, ले ले, अच्छा ठीक है ले लेता। बॉस को मना करते करते भाई मैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आप बहुत कर रहे हो मेरे लिए, इतना बस हो गया, अरे ले रहे तू इतना है, दे दिया, टैक्सेबल। एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन है ना, एम्प्लॉय मना कर रहा था फिर भी वो मुझे दे रहा है, मतलब मेरे लिए टैक्सेबल इनकम। समझा? पर्क्स क्या है समझ में आ? उसके अलावा प्रिस्क्राइब्ड एमिनिटीज, इंटरेस्ट फ्री लोन, यूज और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, मतलब मेरा उसने अपना खुद का कार दे दिया मुझे, चला तू, लोन दिया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे मत, चला चल दे देना जब भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया। ऐसा बहुत सबको मिलना चाहिए, है क्या नहीं? ये अपने लिए टैक्सेबल है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। परक्यूजिट जो टैक्सेबल नहीं है, ये सब टैक्सेबल है, बट ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं है। मगर आपका बॉस अगर आपको इसका पैसा देता है तो गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर टैक्स लेने के लिए मना कर देगा। जैसे सबसे पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल। एम्प्लॉयर हॉस्पिटल मतलब एम्प्लॉयर कौन हुआ? आपका बॉस। बॉस का हॉस्पिटल है, वहां पे मेरे घर में किसी का तबियत खराब हुआ, मैं उधर लेके गया, ट्रीटमेंट हुआ, मतलब मेरा पैसा बच गया, इनकम। बट गवर्नमेंट उस इनकम को क्या बोलती है? नॉन टैक्सेबल इनकम। समझा? हाँ। चल आगे दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट और अप्रूवल हॉस्पिटल। बॉस के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, मेरे लिए एग्जाम्प्ट इनकम है। मैंने बॉस को, अरे सर मेरे घर पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया, इतना बिल आया, अच्छा ठीक है ले ले, बस ये अब इनकम है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया मतलब वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये परक्विजिट को हम लोग कहते हैं नॉन टैक्सेबल, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है? प्रीमियम ऑन एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ मेरा, इंश्योरेंस मेरा, कौन पे कर रहा है? मेरा बॉस। इनकम है लेकिन नॉन टैक्सेबल इनकम है। समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम मतलब मैंने ऑलरेडी एक मेडिक्लेम ले रखा है, उसका प्रीमियम मेरा बॉस भर रहा है, मेरे लिए तो इनकम है, और वो इनकम मेरे लिए क्या है, नॉन टैक्सेबल है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट, बाहर रहने का खर्चा, ये सब मेरा बॉस ही मेरे को दे रहा है, मेरे लिए टैक्सेबल है, नहीं नॉन टैक्सेबल। तो कुछ चीजें टैक्सेबल होती है, कुछ चीजें टैक्सेबल नहीं होती। सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ पे जो पर्क्स है, ये वाले पर्क्स है तो टैक्सेबल और ये वाले है तो नॉन टैक्सेबल, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इन शॉर्ट मेडिकल से रिलेटेड सब एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है, सिंपल भाषा ये। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, लीव ऑफ सैलरी मतलब भाई मैं इतने साल से काम कर रहा था, अभी छोड़ने जा रहा हूँ, तो उसके बदले मेरे को कंपनी बोल रहा है इसको इतना पार्ट, अपना जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से इसको इतना दे दो, क्योंकि बेचारे ने भी काम किया अपने लिए। जैसे कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं उसको काम से निकाल रहा हूँ, तो उसको काम से निकालने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना, टैक्सेबल है। फिर कंपेंसेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई देख तू जब था तब तक मेरी कंपनी में कंप्यूटर्स नहीं चल रहा था, आज कंप्यूटर तू कर नहीं पाएगा तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे, तो मैं तेरे को काम पे नहीं रख सकता हूँ, इसके लिए मैं तेरे को कंपनी की तरफ से इतना पैसा दे रहा हूँ, कर ले जाओ, इनकम है, और ये इनकम क्या है, टैक्सेबल। समझ में आया क्या? फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अभी क्या होता है आपके सैलरी से ना पीएफ कटता है अभी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो वो भी आपके लिए क्या है, टैक्सेबल है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसा वर्ड ही आएगा, ये भी आपको कुछ अमाउंट है बट उसके अंदर एग्जाम्पशन है। फिर कंपेंसेशन फॉर वर्कमैन या रिट्रीचमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ऐसा कुछ भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। पीपीएफ एग्जाम्प्ट है, पेमेंट फॉर सुपर एनुअल, ये सब आपके लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है। ऊपर वाला टैक्सेबल और ये सब आपके लिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद लीव तो मैंने बता दिया, अब हम क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे, जितना भी इनकम है उसका टोटल करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, जीटीएस। इसके पहले जीटीआई बताया था, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ये यहाँ पे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, समझा। तो आपको सब इनकम को ऐड करके जीटीएस निकालना है, और उसके बाद गवर्नमेंट आपको देने वाली है डिडक्शन, और सैलरी का डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 16। सैलरी में डिडक्शन कौन से सेक्शन में आएगा, 16 में, जिसमें 3 डिडक्शन है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया 50,000 माफ, कुछ भी इनकम कमा, मेरे तरफ से तेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। कंपलसरी डिडक्शन, हमेशा इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम 40 ही है, तो गवर्नमेंट 50 का डिडक्शन देगा, और मैं बोलूंगा गवर्नमेंट 50 का डिडक्शन है मतलब 10,000 तू मेरे को दे, हाँ ऐसा तो नहीं आएगा। तो कितना डिडक्शन में कर सकते हैं, 40,000, मतलब इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता है, तो 50 अप टू 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया था एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मिला है तो डिडक्शन है, प्राइवेट एम्प्लॉई है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वापस सुनो, एंटरटेनमेंट अलाउंस अपने को अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, मतलब इनकम भी हुआ और डिडक्शन भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो खाली इनकम है, डिडक्शन नहीं है। मतलब एंटरटेनमेंट का कब आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तभी आएगा। तो आपको जितना भी मिला है उसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 3 कैलकुलेशन। एक, जितना मिला है एक्चुअल रिसीव, जितना आपको मिला है वो, या फिर 1/5 ऑफ सैलरी, या तो फिर 1/5 ऑफ सैलरी, या तो 5,000 रुपए। इन तीनों में जो लीस्ट होगा, लीस्ट मतलब कम होगा, तो जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको ऊपर मिला था उसमें से इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट आएगा कौन सा, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 एक्चुअल अलाउंस, इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देगा। मेरे को मिला था फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल रिसीव में 10,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, मेरा सैलरी लाख रुपया था, लाख का 1/5 वैल्यू मैंने निकाला तो 20,000 रुपया आया फॉर एग्जाम्पल, और गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन कितना है, 5,000। तीनों में सबसे कम क्या है, मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा, 5,000 अंडर सेक्शन 16 के। समझा, 2 डिडक्शन, एक 50,000 का और एक एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कब आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने तो नहीं आएगा। एंड द लास्ट डिडक्शन इज पीटी, प्रोफेशन टैक्स, जो भी टैक्स आपने भरा है प्रोफेशन टैक्स, उसका डिडक्शन भी आप इधर क्लेम कर सकते हो।
तो 3 डिडक्शन आता है। बाय डिफॉल्ट 2 तो रहते ही है, ये और ये रहेगा ही। एंटरटेनमेंट खाली गवर्नमेंट है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपका जो भी इनकम रहेगा उसके अंदर ये तीनों चीज माइनस करके जो इनकम आएगा उसे आप नेट टैक्सेबल सैलरी भी कहते हो। तो ये आपका सैलरी का फॉर्मेट था। पहले सैलरी, फिर अलावेंस, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट है, फिर परक्यूजिट्स है, फिर उसके बाद प्रॉफिट है, लीव है और ग्रॉस। समझा? हाँ, हो सकता है बोरिंग टाइप लगेगा बट टॉपिक बहुत सिंपल है, मजा आता है करने के लिए। मैंने ये इसलिए लिया ताकि आपके दिमाग में विजन आए कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ये मैं टेबल लास्ट में पढ़ाता हूँ बट ये बार मैंने पहले पढ़ा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, Mr. C, who is currently employed with JSM Limited, furnishes you with the following information. एक सी जो है वो JSM लिमिटेड में काम कर रहा है, एम्प्लॉई है, मतलब JSM बॉस है और सी उसका एम्प्लॉई है। द डिटेल्स फॉर द मंथली सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 मेरा प्रीवियस ईयर है ना, तो पिछले साल मैंने क्या क्या कमाया वो दिया है। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा था मुझे पर मंथ, डियरनेस अलावेंस मिल रहा था, प्रोफेशन टैक्स मिल रहा है, टैक्स कन्वेंस अलावेंस सॉरी टैक्सेबल कन्वेंस अलावेंस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी दिया हुआ है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम दिया है। चलिए ठीक है, सबसे पहला मैं जब भी कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे कंप्यूटेशन और इनकम ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये डाल दिया मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेट में क्या करने वाला हूँ, सैलरी। बराबर है, सैलरी में इसको क्या मिल रहा है, तो बेसिक सैलरी मिल रहा है। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है बेसिक सैलरी? पहला सवाल करने का, रिटायर हुआ है क्या ये, तो इसको 5,000 इंटू रिटायर नहीं मतलब 12 महीने का सैलरी मिला रहेगा, तो कितना हो गया 60,000। बराबर, फिर उसके बाद अलावेंस मिल रहा है। बराबर है, अलावेंस में कौन सा अलावेंस मिला, डियरनेस अलावेंस, तो भाई डियरनेस अलावेंस। अब डियरनेस अलावेंस में दो पार्ट है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 25% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना था 5,000, तो 5,000 का 25% निकालो कितना आ रहा है, कितना 1250 इंटू अप्रैल से दिसंबर कितना मंथ हुआ 9 मंथ्स हुआ ना। बराबर है, तो 1250 इंटू 9 11,250। उसके बाद 32% मिल रहा है, तो 5,000 का 32% कैलकुलेट कर लो 1600। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए कितना टोटल डियरनेस अलावेंस, बराबर है। अरे समझा, अब ये चीज मैं डायरेक्ट कर सकता था, 60,000 का 25% कैलकुलेट करो, 60,000 का 32% कैलकुलेट करो, कितना कितने मंथ्स के लिए, ये तो साल भर का है ना, करो कैलकुलेट। हाँ हाँ, डिवाइड बाय 12 कौन करेगा, मैं, आएगा, अरे मेरे को मालूम है आएगा ही। 60,000 साल भर का, इसका 25% इंटू 9 डिवाइड बाय 12 करो 1150 आएगा ही। 60,000 का 32% निकालो 3 मंथ्स के लिए 4,800 आएगा ही आएगा, आएगा ही। वेरी गुड, डीएनएस अलावेंस आ गया। सर प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड पर मंथ, हमेशा पीटी का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16। ये इनकम नहीं है, ये एक्सपेंस है। आगे हमेशा याद रखो, आप इनकम लिखते हो एक्सपेंस नहीं लिखते हो, कैलकुलेशन ही इनकम फ्रॉम सैलरी, एक्सपेंस फ्रॉम सैलरी नहीं। यहाँ पे सब खाली इनकम आएगा, एक्सपेंसेस नहीं आएगा। तो भाई सैलरी आ गया, डियरनेस अलावेंस आ गया, ये तो डिडक्शन है। टैक्सेबल कन्वेयंस अलावेंस, भाई और एक अलावेंस आ गया, कौन सा अलावेंस भाई, कन्वेयंस। कन्वेयंस अलावेंस कितना है भाई, कन्वेयंस अलावेंस 3,500। फिर क्या है, बोनस। तो भाई अभी बोनस एक्चुअल में सैलरी का पार्ट है,
क्योंकि सैलरी और बोनस साथ में होता है। तो मैं अलग से इधर लिख देता हूँ बोनस, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि फॉर्मेट के हिसाब से जाना है, आप लिख सकते हो। बोनस कितना मिल रहा है? 20% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस। तो बेसिक सैलरी कितना है? 60,000। डियरनेस अलावेंस कितना है? 16,050। तो बोनस कितना रहेगा? बोनस रहेगा 60,000 प्लस 16,050। इन दोनों को प्लस करके कितना परसेंट? 20%। अरे समझा? 15,210 बोनस समझ में आ गया। अब इस भाई साहब ने मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी कितना पे कर दिया? 2,800। मेडिक्लेम एग्जम्प्ट होता है परक्यूजिट, आया नहीं? आएगा क्या? नहीं। समझाइए, तो मेडिकल इंश्योरेंस आने वाला नहीं। उसके बाद क्या है? खत्म। और कुछ है क्या इसको इनकम? नहीं। तो अपने को क्या करना है? इसका टोटल लेना पड़ेगा। चलिए टोटल ले लेते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है बोलो? 94,760 बराबर है। चलिए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला डिडक्शन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 50,000। बाय डिफॉल्ट लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी डिडक्शन गवर्नमेंट ने दिया ही दिया है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलावेंस है क्या क्वेश्चन में? प्रोफेशन टैक्स आएगा ही आएगा। कितना भरा है प्रोफेशन टैक्स पर मंथ? बराबर है 120 इंटू 12, 1440। अरे समझा? अब 94,760 में 50,000 और 1440 माइनस कर दो। नेट टैक्सेबल सैलरी, एक मिनट बेटा, 43,000 डन विथ योर सम। यही है, इसमें तो थोड़ा इनकम था, किसी में ज्यादा इनकम आएगा और कुछ भी नहीं करना। यही आप समझा? पक्का? हाँ या नहीं? चलिए देखते हैं और एक सम की तरफ जाते हैं। एक्स ज्वाइन कंपनी ए बी लिमिटेड ऑन 1 जून 22। हमारा साल अप्रैल में चालू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। बराबर है? हाँ जी बराबर है। अब इस बंदे ने एक्स ज्वाइन ए बी कंपनी फ्रॉम 1 जून। 1 जून से चालू किया, तो इसके पहले वो किधर था अपने को मालूम ही नहीं है। 1 जून को उसने ए बी कंपनी ज्वाइन किया एंड वाज पेड द एनवॉल्वमेंट एंड अलाउंस परक्यूजिट्स एज अंडर। और उस कंपनी ने उसको क्या क्या दिया वो दिया हुआ है। और उसको क्या क्या मिल रहा है? तो बेसिक सैलरी मिल रहा है 50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 20,000 पर मंथ, बोनस फॉर टारगेट अचीवर ₹1,00,000 पर मंथ। ये सब कौन दे रहा है? ये कंपनी। कब से? जून से दे रहा है। तो जून से लेके मार्च तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना महीना है? 10 महीना। 2 महीना तो उसका कुछ अभी मालूम नहीं है, आगे दिया है। तो परक्यूजिट furnishes accommodation, full furnish accommodation owned by employer and provided free of cost। घर दिया रहने के लिए, तो परक्यूजिट वैल्यू टैक्सेबल होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसका दिया भी है टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना है? 2,56,000। अरे ये समझा? फिर उसके बाद क्या है? कंपनी पेड मेडिकल इंश्योरेंस अमाउंट इंटू 15,000। मेडिकल इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट होता है। फिर अब बोला है बिफोर ज्वाइनिंग एबी कंपनी ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, रिटायर हुआ 31 मई को। भाई इधर रिटायर हो गए, ज्वाइन भी किया, रुका भी नहीं,
मतलब ये 2 महीना वो क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और यहाँ पे था वो प्राइवेट एम्प्लॉय। तो अपने को यहाँ पे इसका इनकम 2 पार्ट में दिखाने का है, एक प्राइवेट कंपनी का और एक गवर्नमेंट कंपनी का। अगर इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट कंपनी से मिल रहा है तो डिडक्शन, प्राइवेट कंपनी से मिल रहा है तो डिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं इसका एबी कंपनी का इनकम कैलकुलेट कर लेता हूं। इनकम फ्रॉम एबी लिमिटेड, बराबर। पहला कैलकुलेशन वही है। इसमें सबसे पहला क्या है, सैलरी। कितना सैलरी मिल रहा भाई, 50,000 इंटू कितना मंथ्स, 10 महीना, 5 लाख रुपए। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस मिल रहा है कितना, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। फिर उसके बाद बोनस मिल रहा है, बराबर है कितना, लाख रुपए पर मंथ इंटू 10, 10 लाख। अरे समझा। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाँ या नहीं, 2,56,000। और फिर नहीं, इतना ही मिल रहा उसको। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है बट वो एग्जाम्प्ट है। और कुछ मिल रहा है क्या इसको, नहीं। तो इसका टोटल ले लेते हैं, 7, 8, 9, 19,56,000। ये एबी कंपनी का आ गया। अब सेकेंड इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, बी इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी। हाँ जी, अब गवर्नमेंट कंपनी में बेसिक सैलरी कितना मिल रहा था, पर एनम, साल भर का है क्या नहीं। अगर साल भर का 96 है तो एक महीने का कितना, 96,000 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है पर मंथ। हमारे लिए कितना मंथ है, प्रीवियस ईयर हमारे 2 मंथ है ना। तो यहाँ पे उसका सैलरी 8,000 इंटू 2, 16,000। अरे बात समझ में आ गया क्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या देख लो, डियरनेस अलाउंस 6,000 पर एनम, बराबर है। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 500, बराबर है। ये भी पर मंथ हो गया, बराबर। तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस आ जाएगा 500 इंटू 2, समझाइए। अरे हाँ, नेक्स्ट एंटरटेन, अरे मिल रहा है एंटरटेनमेंट, मतलब डिडक्शन भी आएगा। तो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 पर एनम डिवाइड बाय 12 कर दो, 2,000 आएगा इंटू 2, तो 4,000। अरे बात समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और क्या मिल रहा है, हाँ, फ्रॉम 1 जून से ही रिसीव मंथली पेंशन ऑफ 3,000 फ्रॉम गवर्नमेंट। 3,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, हाँ सर, टैक्सेबल होता है पेंशन। कितना, 3,000 इंटू 10, 1 जून से पेंशन मिलना चालू होगा ना। रिटायर हुआ ना, बिफोर ज्वाइनिंग एबी कंपनी वाज अ सेंट्रल एंड रिटायर ऑन 31st बोला है। तो यहाँ पे 10 महीने के हिसाब से इसका सैलरी पेंशन कितना हो जाएगा, 30,000। फिर उसके बाद और क्या दिया है, he received 30,000 as a leave salary in respect of earned leave at his credit. He received 1,20,000 as a gratuity. हमेशा याद रखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी सब एग्जाम्प्ट होता है। पेंशन भी एग्जाम्प्ट होता है बट कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन नहीं। सर ये क्या है, अभी के लिए मत सोचो। अभी मैंने 3,000 लिखा, वो समझ गया, उसको मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। उसने पैसा लिया नहीं था, उसको सैलरी मिलते जा रहा है, उसे अनकम्यूटेड कहते हैं। इतना ही टैक्स समझ में आया क्या। चलिए इसका टोटल कीजिए और बताइए कितना आ रहा है।
फट से इसका टोटल कितना, इसका टोटल है 51,000। क्लियर। अब यहां ने मैं इसका कैलकुलेशन इस बाजू दिखा रहा हूं। पहला, फर्स्ट कंपनी से 19,56,000, दूसरे कंपनी से 51,000, तो यहां पे उसका ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है देखो, 19,56,000 प्लस 51,000, 20 लाख के आसपास, बोलो 20 लाख, 00 में 000 है शायद, देखो 000 रहेगा, है ना। uh, 27,000, 20,07,000 बराबर, यहां तक समझाइए। अब इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का है, जिसमें सबसे पहला कौन आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना, 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 50,000। सेकेंड डिडक्शन आएगा एंटरटेनमेंट अलावेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है ना, तो एंटरटेनमेंट अलावेंस में 3 कैलकुलेशन, 1 2 3। पहला है एक्चुअल रिसीव, दूसरा है 5,000 और तीसरा है 1/5 ऑफ सैलरी। एक्चुअल रिसीव में एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना मिला इस बंदे को, 4,000, अरे हाँ। नोटिफाइड अमाउंट कितना, 5,000, नोटिफाइड मतलब गवर्नमेंट ने कितने का क्लेम दिया, 5,000 का, इससे ज्यादा तो नहीं। 1/5 ऑफ द सैलरी, भाई इसका सैलरी कितना था, 16,000, 16,000 प्लस डियरनेस अलावेंस भी है, हमेशा सैलरी में सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस लिया जाएगा, तो आएगा 1/5 इंटू 17,000, करो कितना आ रहा है, 17,000 डिवाइड बाय 5 करो, 3,400। अब बताओ 4,000, 5,000 के 3,400 कम क्या है, तो उसको डिडक्शन एंटरटेनमेंट का कितना मिलेगा, 3,000। समझ में आ गया। 5,000 ना गवर्नमेंट ने दिया है कि आपको एंटरटेनमेंट का डिडक्शन 5,000 तक मिल सकता है, मेंशन नहीं, मैंने आपको जब एंटरटेनमेंट बताया तो उसे कहते हैं नोटिफाइड अमाउंट, NA, नोटिफाइड अमाउंट मतलब गवर्नमेंट, ये 50,000 किधर दिया था क्या, तो वैसे एंटरटेनमेंट में गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट दिया है, 5,000, समझा। एंड द थर्ड डिडक्शन मतलब थर्ड वन क्या आएगा, प्रोफेशन टैक्स, PT। भाई PT दिया है क्वेश्चन में, कहीं पे भी देखो प्रोफेशन टैक्स कहीं पे भी दिया था क्या, नहीं, मेरे हिसाब से प्रोफेशन टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो डैश। अरे समझा। अब 20 लाख में 50,000 और 3,400 माइनस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 20,07,000 में 50,000 और 3,400 माइनस करो, कितना आया, 19 लाख, वेरी गुड, 53,600, परफेक्ट। ये मैंने आज बेसिक सम लिया है, सिंपल सा सम लिया है। कल अपन है ना ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट के बाद थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और फिर सम करेंगे। थोड़ा सा ब्रेन और एक्टिव रखो, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आज के लिए इतना है। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।